दुनिया के शिखर पर होना, एक अजेय सम्राट, कैसा लगता होगा। पर क्या हो अगर किसी के पतन के बीज उसकी सबसे बड़ी जीतों में ही छिपे हों। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के उठने की नहीं, बल्कि उसके उस शानदार पतन की कहानी में उतरेंगे। देखिए, इतिहास का ना एक बहुत ही कठोर नियम है, और वो ये है कि हर साम्राज्य का पतन होता है, चाहे वो रोमन हो, ऑटोमन हो। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट, उसे लगता था कि वो इन सब से अलग है। मानो वो इतिहास के नियमों को फिर से लिखने आया हो, ये सोचकर कि सिर्फ सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति ही भाग्य को झुका सकती है। तो सवाल यही उठता है कि वो इंसान जिसके लिए असंभव शब्द का कोई मतलब ही नहीं था, वो आखिर गिरा तो कैसे गिरा। चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और देखते हैं कि इस विशाल हस्ती के गिरने के पीछे आखिर वजह क्या थी। नेपोलियन के पतन को समझने के लिए ना कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। असल में हमें झांकना होगा उसके अंदर। कमाल की बात तो यह है कि उसके विनाश के बीज कहीं और नहीं, बल्कि उसके अपने ही शानदार चरित्र में छिपे थे। जो उसकी सबसे बड़ी ताकतें थी, वही वही उसकी सबसे घातक कमजोरियां बन गई। सोचिए, नेपोलियन की जो महत्वाकांक्षा थी, वो एक ऐसी आग थी जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाया। मतलब एक मामूली सिपाही से फ्रांस का सम्राट बन जाना, ये कुछ छोटी मोटी बात तो थी नहीं। पर मसला ये था कि वो आग कभी बुझी ही नहीं। फ्रांस तो उसके लिए बस शुरुआत थी, उसे तो पूरी दुनिया चाहिए थी। और बस इसी असीमित भूख ने आखिरकार पूरे के पूरे यूरोप को उसके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि एक सम्राट अपने सलाहकारों के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन नेपोलियन के मामले में वो एक ऐसा इंसान था जो सुनता ही नहीं था किसी की। तालीरा जैसे कितने ही चतुर राजनयिकों ने उसे चेताया, कहा कि थोड़ा संयम बरतो, लेकिन नहीं। नेपोलियन के लिए सलाह बस एक शोर थी। उसे लगता था कि बस वही है जो सब कुछ जानता है। और इसी सोच ने, इसी विश्वास ने उसे इतना अकेला कर दिया कि वो एक के बाद एक विनाशकारी फैसले लेता चला गया। एक किस्सा है, जब ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने उससे शांति की गुहार लगाई, तो नेपोलियन का जो जवाब था वो सच में दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, लाखों लोगों की जिंदगी की मैं परवाह नहीं करता। सोचिए, ये सिर्फ घमंड में बोले गए शब्द नहीं हैं। ये उस इंसान की सोच है जो इंसानियत की कीमत ही भूल चुका था, जिसके लिए सब कुछ बस जीत और हार का एक खेल बनकर रह गया था। नेपोलियन की दुनिया का एक सीधा सा नियम था, सारी शक्ति युद्ध के मैदान में ही जीती जाती है और वहीं हारी जाती है। उसने खुद ये बात कही थी, मुझे विजयों ने ही बनाया है और विजय ही मुझे इस मुकाम पर बनाए रख सकती हैं। तो ये एक ऐसी दौड़ थी जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती थी। एक ऐसी नीति जिसने उसे हमेशा हमेशा अगले युद्ध की तलाश में रखा। लेकिन देखिए, सम्राट हो या कोई भी, आखिर होता तो इंसान ही है। सालों साल लगातार जंग लड़ते लड़ते नेपोलियन का शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। यहां तक कि किस्से हैं कि वो लड़ाइयों के बीच में ही सो जाता था। वो जो उसकी बिजली की तरह तेज फैसले लेने की काबिलियत थी ना, वो अब कुंद पड़ गई थी। और इसका नतीजा, वाटरलू और लाइप्जिग जैसी बड़ी निर्णायक लड़ाइयों में उसने वो गलतियां की जो एक जवान, एक फुर्तीला नेपोलियन शायद कभी नहीं करता। तो ये जो उसके चरित्र की खामियां थीं, उसकी वो बेहिसाब महत्वाकांक्षा, उसकी जिद, उसका ये मानना कि हर मसले का हल जंग है, ये सिर्फ उसकी पर्सनल कमजोरियां नहीं थीं। नहीं, यही खामियां आगे चलकर बहुत बड़ी, बहुत ही घातक रणनीतिक भूलें बनी। ऐसी भूलें जिन्होंने उसके पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। और इस सब की जड़ में था इंग्लैंड। नेपोलियन की जिद थी कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ना है। इसके लिए उसने बनाई महाद्वीपीय व्यवस्था। अब ये क्या थी? ये असल में पूरे महाद्वीप पर एक तरह का ट्रेडमैन था। पर इसे लागू करने के लिए उसे हर एक बंदरगाह पर कब्जा करना पड़ता। और यहीं से शुरू हुआ वो विनाशकारी रास्ता जो उसे स्पेन और फिर रूस तक ले गया। अब देखिए, स्पेन पर हमला कोई आमने सामने की जंग नहीं थी। ये एक गुरिल्ला युद्ध था जिसने उसकी सेना को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। उसके संसाधन, उसके सैनिकों का हौसला, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता गया। नेपोलियन ने खुद बाद में माना था कि ये एक स्पेनी नासूर था, एक ऐसा जख्म जो कभी भरा ही नहीं। और फिर साल आया 1812 का। नेपोलियन ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने इतिहास की सबसे बड़ी यूरोपीय सेना जमा की, 6 लाख से ज्यादा सैनिक, और निकल पड़ा रूस पर चढ़ाई करने। ये उसका सबसे बड़ा जुआ था, एक ऐसा दांव जो या तो उसे दुनिया का मालिक बना देता या फिर हमेशा के लिए तबाह कर देता।
6 लाख सैनिक, सोचिए 6 लाख सैनिक गए थे और लौटे कितने? सिर्फ 20,000। सिर्फ 20,000। रूस की वो भयानक सर्दी, भुखमरी और लगातार होते हमलों ने उसकी महान ग्रैंड आर्मी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बस इसी एक अभियान ने नेपोलियन के अजय होने का जो मिथक था, उसे हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। और देखिए विडंबना कि नेपोलियन के साम्राज्य के बनने में ही उसके विनाश के बीज छिपे थे। जब वो पूरे यूरोप पर चढ़ाई कर रहा था तो उसने अनजाने में एक ऐसी ताकत को जगा दिया जिसे कोई सम्राट काबू में नहीं कर सकता था, और वो ताकत थी राष्ट्रवाद की। फ्रांसीसी शासन के नीचे दबे हुए देशों पर भारी टैक्स लग रहे थे, उनका दमन हो रहा था। लेकिन जैसे ही स्पेन और रूस में नेपोलियन को हार मिली, एक चिंगारी सी भड़क उठी। अचानक से प्रशा में, इटली में और दूसरी जगहों पर लोग अब सिर्फ फ्रांसीसी शासन के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। नहीं, अब वो लड़ रहे थे अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। और इन सबके बीच एक दुश्मन था जो हमेशा अपनी जगह पर खड़ा रहा, ब्रिटेन। नेपोलियन भले ही जमीन का बादशाह था, लेकिन समंदर पर तो ब्रिटेन का राज चलता था। उनकी रॉयल नेवी की वजह से उस पर हमला करना नामुमकिन था। और शायद इससे भी बड़ी बात यह थी कि ब्रिटेन के पास पैसा था, और उसी पैसे से वो नेपोलियन के खिलाफ एक के बाद एक गठबंधन खड़ा करता रहा। ब्रिटेन एक ऐसा कांटा था जिसे नेपोलियन चाहकर भी कभी नहीं निकाल पाया। तो आखिर में कहानी क्या बनी? यही कि जिस ताकत ने नेपोलियन को बनाया था, उसी ताकत ने उसे खत्म भी कर दिया। वो युद्ध से ही बना था और अंत में युद्ध से ही मिटा दिया गया। अगर उसकी घातक गलतियों की लिस्ट देखें तो वो एकदम साफ है। सबसे पहले इंग्लैंड को अलग थलग करने के चक्कर में महाद्वीपीय व्यवस्था बनाना, फिर स्पेन पर वो विनाशकारी हमला, मॉस्को में तब तक रुके रहना जब तक कि सर्दी ने सब तबाह न कर दिया हो, और आखिर में वाटरलू में हमले में वो एक घातक देरी। हर एक कदम उसके ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा था। एक इतिहासकार हुए हैं थॉमसन। उन्होंने इस पूरी बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समेटा है। जिन तत्वों ने नेपोलियन के साम्राज्य का निर्माण किया था, उन्हीं तत्वों ने उसका विनाश भी कर दिया। उसकी वो न रुकने वाली महत्वाकांक्षा, उसकी वो बेजोड़ सैन्य प्रतिभा, यही वो चीजें थी जो उसे अर्श पर ले गईं और यही उसे फर्श पर भी ले आईं। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर महान शक्ति जब वो अपनी बुलंदी पर होती है तो क्या वो अपने पतन के बीज अपने साथ ही लेकर चलती है?